सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र मध्य प्रदेश सरकार पर कल एक जनसभा में जमकर हमला बोला और कहा कि अब शिशुपाल का घड़ा भर चुका है, इसलिए कृष्ण बन जाओ और उसे अलग करो। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से मुलाकात के एक दिन बाद त्रिपुरा मोर्चा पार्टी के सुप्रीमो प्रद्योत विक्रम माणिक के बर्मन ने गुरुवार को दिल्ली रवाना होने से पहले त्रिपुरा में पहले आदिवासियों की उपेक्षा और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद का गठन न किए जाने के विरोध में बड़े पैमाने पर चेतावनी दी। लक्षद्वीप के अयोग्य सांसद मोहम्मद फैजल ने हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के नए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित होने की स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल की स्थिति पर प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में कई लोगों की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब माँ की इन दिल दहला देने वाली चीजों को सुने और पूछा कि आप हमेशा अपने अपराध की सजा गरीबों को ही क्यों देते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ आज फिर एक दिवसीय दौरे पर चुनावी राज्य राजस्थान जाएंगे, जहां वे मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लक्ष्मणगढ़ में छात्रों को संबोधित करेंगे। अपनी इस एक दिवसीय यात्रा में उपराष्ट्रपति त्रिवेणी धाम, सांगलिया धूरी और वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त निकाय ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट 6 अक्टूबर 2023 को यानी आज विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान सभागार द्वारका नई दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को दिया जाएगा। स्वीडन अकादमी ने कहा है कि यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया जाएगा। श्री फॉसे दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय नाटककारों में से एक है और उन्होंने गद्य विषय विधा में भी अच्छी खासी पहचान बनाई है। फॉसे की रचनाओं का मुख्य विषय मानवीय स्थितियां होती हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि देश में कनाडा के राजनयिकों की अधिक संख्या और अंदरूनी मामलों में उनके लगातार हस्तक्षेप को देखते हुए भारत ने कनाडा में भारत के राजनीतियों की समान संख्या की मांग की। डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ एक समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की सहायक कंपनी NPCI, अंतरराष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी अल इत्तेहाद पेमेंट्स ने ऐतिहासिक समझौता किया। तालिबान के साथ संवाद व संयम ही एकमात्र रास्ता। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष राजनीतिक अधिकारी ने आशा व्यक्त की है कि तालिबान नेता महिला अधिकारों पर अपने रुख में बदलाव लाएंगे। इस क्रम में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश के लिए अपने प्रयास जारी रखने का आग्रह किया है। किर्गिजिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति व विदेश मंत्री रोजा ओटुनबायेवा अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि और UN सहायता मिशन की प्रमुख के तौर पर सेवारत है। उन्हें एक देश में रहना और काम करना है जहां सत्तारूढ़ प्रशासन ने महिलाओं पर हर प्रकार से पाबंदियां थोप दी, मगर तालिबान ने नियमित रूप से विशेष प्रतिनिधि के साथ मुलाकात की है और उन्हें सम्मान दिया है। सूडान में भीषण युद्ध जारी रहने के दौरान देश में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष सहायता अधिकारी क्लेमेंटाइन नक्वेता सलामी ने गुरुवार को आगाह किया है कि इस संकट ने विश्व का एक सबसे तेजी से बढ़ता विस्थापन संकट उत्पन्न कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस संकट ने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी पीछे छोड़ देने का जोखिम उत्पन्न कर दिया है। क्लेमेंटाइन नक्वेता सलामी सूडान में UN महासचिव की विशेष प्रतिनिधि और मानवीय सहायता संयोजक है। उन्होंने कहा पिछले 6 महीनों के दौरान सूडान में भारी तकलीफें हुई है और 54 लाख से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा है। क्लेमेंटाइन नक्वेता सलामी ने जिनीवा में पत्रकारों को बताया कि हर दिन औसतन लगभग 30,000 लोग युद्ध से बचकर सुरक्षित स्थानों के लिए निकल रहे हैं। उनमें से कुछ लोग बिना किसी सामान के ही भाग रहे हैं। उन्होंने बताया, मैंने ऐसी महिलाएं देखी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वे नहीं जानती कि उनके बच्चों के लिए भोजन की अगली खुराक कहाँ मिलेगी। उन्होंने बताया कि मैं ऐसे परिवारों से मिली हूं जो अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं,
वो भोजन व पानी की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्ध नहीं है। उनके बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं और परिवार के लिए मुख्य आय कमाने वाले कामकाज से बाहर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ध्यान दिलाया है कि विश्व नेताओं ने यूएन महासभा के 78वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड के दौरान बहुपक्षीय सहयोग में नए सिरे से ऊर्जा भरने और मौजूदा व्यवस्था में सुधार लागू किए जाने की पुकार लगाई। यूएन प्रमुख ने न्यूयॉर्क में शीर्ष कूटनीतिज्ञों के साथ एक बैठक में को संबोधित करते हुए ये बात कही। महासचिव गुटेरेस ने बताया कि महासभा की वार्षिक बहस के दौरान पर्यावरण की मौजूदा स्थिति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अन्य कई नई टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी भरा इस्तेमाल सहित कई अन्य प्राथमिकताएं उभरी है। इस पृष्ठभूमि में यूएन की हमारा साझा एजेंडा रिपोर्ट में प्रस्तावों और विचारों को पेश किया गया। यूएन महासचिव ने कहा कि इनके जरिए मौजूदा दुनिया और हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप दुनिया के बीच की दूरी को पाटा जा सकता है। यूएन प्रमुख ने बताया कि भविष्य की शिखर बैठक की तैयारियों के लिए सिलसिले में आगामी वर्ष अहम होगा और 4 अहम क्षेत्रों पर किया जाना होगा। प्रदेश में कभी भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है और चुनावों के ऐलान से पहले प्रियंका गांधी ने पार्टी का प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव ने धार जिले के मोहनखेड़ा में बड़ी रैली को संबोधित किया और बीजेपी सरकार को हर काम में भ्रष्टाचार करने वाली सरकार बता दिया। तो क्या कहा प्रियंका गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले में आज प्रियंका गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कितने घोटाले हुए लेकिन किसी की भी जांच नहीं हुई। उन्होंने मोदी सरकार पर ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अडानी जी का हजारों करोड़ का लोन किस आधार पर माफ किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए धार जिले में पहुंची थी। उन्होंने मध्य प्रदेश और यहां की जनता से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाता याद दिलाया। पीएम मोदी और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, देश का हर नेता समझ गया है महिलाओं का वोट मिले बिना वो सत्ता में नहीं आ सकता। शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है, कृष्ण रूपी बन जाओ और उनको निकालो और उखाड़ फेंको। प्रियंका ने कहा कि हमारी सरकार ने 1 करोड़ लोगों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिलवाई। ओबीसी आरक्षण 24% से बढ़ाकर 27% किया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य में फसल खरीदती है। धान खरीद कर सबसे ज्यादा पैसे छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं। प्रियंका का कहना है कि कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। भोपाल इंदौर मेट्रो रेल की परियोजना कांग्रेस ने शुरू की। सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश में अभी आपदा आई, सबसे ज्यादा राहत का पैकेज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज मुफ्त हो रहा है। ये कांग्रेस की सरकार की नीतियां हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि आप हैं, आपके बाद कोई नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपकी है, हम सब आपके हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। काम की जगह घोटाला और भ्रष्टाचार। खुद को भक्त बोलते हैं लेकिन भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। प्रियंका ने करारा वार किया तो सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस ने पीएम मोदी का एक पोस्टर जारी किया और इस पोस्टर से बीजेपी परेशान दिख रही है। तो क्या है इस पोस्टर में, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बढ़ती बेचैनी का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी रोज चुनावी रैलियां कर रहे हैं और अपनी रैलियों में कांग्रेस को जमकर कोस रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस मोदी सरकार के 9 साल का हिसाब मांग रही है। सवाल कर रही है कि जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। क्या सभी वादे जुमले बन गए हैं? और जब कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर जारी कर मोदी सरकार पर निशाना साधा, पोस्टर के कैप्शन में लिखा, जल्द ही चुनावी रैलियों में उतरने वाले हैं। पोस्टर में एक तरफ मोदी को हाथ जोड़ते हुए दिखाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह को कुछ सोचते हुए दिखाया गया है और पोस्टर के अंदर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमला बॉय बीजेपी के रूप में मौजूद है। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें राहुल गांधी को 10 सिर वाले रावण के रूप में दिखाया गया है। इसी के साथ मीडिया पर पोस्टर जारी करने के बाद लोगों के कमेंट की बाढ़ आ गई है। लोगों ने लिखा है, रतन कुमार नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर में लिखा था, आवश्यक सूचना, मोदी आएगा, नौकरी खाएगा, अंत अब की बार, दूर से नमस्कार। तो वहीं सरोज कुमार मलिक नाम के यूजर ने लिखा, बीजेपी प्रेजेंट, घोटाला अपना अपना। नजीरुल हक नाम के एक यूजर ने लिखा कि एक ही नारा, एक ही काम, झूठ फैलाओ सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। डॉक्टर तुषार आर्य नाम के यूजर ने एक्स पर एक पोस्टर जारी किया और कैप्शन में एनडीए को लेकर लिखा, न्यू डीलर ऑफ अडानी, हैशटैग अडानी का नौकर मोदी। गौरतलब है कि मोदी सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष पहले ही हमलावर है और ऐसे में लोगों के इन कमेंट से साफ पता चल गया कि सरकार के खिलाफ लोगों में किस कदर गुस्सा बढ़ चुका है, जिससे साफ है कि आने वाले चुनावों में मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
पोस्टर वॉर यानी एक नई लड़ाई का आगाज जो सोशल मीडिया पर लड़ी जानी है और इसमें भी कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी को भी इसका एहसास है कि उसका मुकाबला अब राहुल गांधी से है और राहुल गांधी को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने बड़ा दावा कर दिया है। क्या कहा है शरद पवार ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उसे अमली जामा पहना दिया गया। मगर जिस चीज का लोगों को इंतजार है उसका खुलासा नहीं किया है। इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसकी तस्वीर अब तक सामने नहीं है। इस पर संशय के बीच रेस में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार तक का नाम आगे चल रहा है, लेकिन शरद पवार ने राहुल गांधी की तारीफ कर अब उनके नाम पर भी अटकलों को तेज कर दिया है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जा रहा है और वो भविष्य में देश का नेतृत्व करेंगे। राहुल गांधी की तारीफ करने के साथ ही उन्होंने बीजेपी की हार की भविष्यवाणी भी कर दी। शरद पवार ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी एमवीए निश्चित रूप से महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाले एमवीए के शिल्पकार माने जाने वाले पवार ने कहा कि उन्होंने राज्य में निर्वाचन क्षेत्र वार विश्लेषण किया है। निश्चित रूप से हम महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। पिछले चुनाव में हमें यहाँ केवल 4 सीटें मिली थी, 50% सीटें जीत जाएं, लेकिन इस बार अगर हम कम से कम 50% सीटें जीत जाएं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो वहीं विपक्षी नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई छापेमारी के बारे में बोलते हुए शरद पवार ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई बीजेपी के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करेगी। शरद पवार के इस हुंकार से साफ है कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ कर ये भी संकेत दे दिए हैं कि महागठबंधन के चेहरे के तौर पर कांग्रेस सांसद भी उभर सकते हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस दिग्गज के नाम पर मुहर लगती है। जल्दी ही राहुल गांधी देश के पीएम बनेंगे। पवार ने यह भी दावा किया कि अब चुनावों के बाद पीएम मोदी की सत्ता जाने वाली है। बीजेपी के साथ कोई नहीं बचा है, सिर्फ ईडी और सीबीआई ही बचे हैं और सत्ता बचाने के लिए मोदी सरकार इनका ही इस्तेमाल कर रही है। और ईडी को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर सुनाया। मामला आप विधायक मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर था, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कई सवाल उठाए। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे। क्या जांच एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को मिली घूस पर चर्चा देखी थी? क्या ये बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या ये सुनी सुनाई बात तो नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया को आरोपी बनाकर कैसे शामिल किया और क्यों? कोर्ट ने कहा कि आपकी दलील तो एक अनुमान है, जबकि ये सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना अदालत में जिरा होने पर यह केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आप सांसद संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा, क्या आपने संजय सिंह का फोन कब्जे में ले लिया? इस पर ईडी के वकील ने हाँ में जवाब दिया। ईडी के वकील ने कोर्ट को कहा कि संजय सिंह के फोन से जो कॉन्टैक्ट्स और डेटा मिले हैं उसके बारे में पूछताछ करने के लिए कस्टडी जरूरी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब फोन आपके पास है तो फिर आरोपी के साथ आमना सामना कराने की क्या जरूरत बचती है? आप डेटा वैसे भी निकाल सकते हैं। ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए कहा कि संजय सिंह के घर से जो सबूत मिले हैं उसे लेकर पूछताछ करनी जरूरी है और कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। बीजेपी की सरकार को दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोर्ट में झटके पर झटके लग रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर सख्त सवाल भी उठा दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले पर गांधी परिवार की बड़ी जीत हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, एक चूक से अस्पताल बंद नहीं किया जा सकता। अस्पताल बंद करने, ऑपरेशन सुविधा बंद करने से आसपास के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी ना तो भरपाई हो सकती है और ना ही आकलन किया जा सकता है। हालांकि अदालत ने मामले में चल रही जांच को जारी रखने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवधेश शर्मा की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अस्पताल की सेवाएं शुरू करने का आदेश दिया। याचिका में अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के योगी सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जे.एन. माथुर ने तर्क दिया कि सरकार ने दुर्भावनावश अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया।
यूपी की योगी सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया था कि अस्पताल में ऑपरेशन हो रहे थे, जबकि उसके पास ऑपरेशन करने का लाइसेंस ही नहीं था। राज्य सरकार ने कहा कि निलंबन आदेश बिल्कुल सही है और अस्पताल के खिलाफ जांच चल रही है। वहीं अदालत ने योगी सरकार के आदेश को रद्द करते हुए अस्पताल की फिर से सेवाएं बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले से राज्य की बीजेपी सरकार बैकफुट पर है। अदालत के फैसले के बाद संजय गांधी अस्पताल आज से खुल गया है और सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इस मामले को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने भी इसे एक साजिश करार दिया था। आपको बता दें कि एक महिला मरीज की ऑपरेशन के दौरान जान चली गई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने 17 सितंबर को अस्पताल पर ताला लगा दिया था। गौरतलब है कि अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का संचालन दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट करता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस ट्रस्ट की डायरेक्टर हैं, जबकि राहुल और प्रियंका गांधी इसके सदस्य हैं। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद इसे गांधी परिवार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। विपक्ष को घेरने की कोशिश में बीजेपी खुद ही बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। बीजेपी के सहयोगी भी अब उसका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। पार्टी को अब झटका लगा है दक्षिण भारत से, तो किस दल ने छोड़ा बीजेपी का साथ, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, तो वहीं एनडीए में टूट देखी जा रही है। अब एक और राजनीतिक दल ने एनडीए को अलविदा कह दिया है। अभिनेता और राजनेता पवन कल्याण ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि वो मुश्किल वक्त में टीडीपी का समर्थन करने के लिए बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के सुशासन और विकास के लिए जनसेना टीडीपी की जरूरत है। पवन कल्याण ने कृष्णा जिले के पेडाना में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि टीडीपी एक मजबूत पार्टी है और आंध्र प्रदेश को राज्य के विकास के लिए, सुशासन के लिए तेलुगु देशम पार्टी की जरूरत है। आज टीडीपी संघर्ष में है, हम उनका समर्थन करेंगे। ऐसे में टीडीपी को जन सैनिकों के समर्थन की जरूरत है। अगर टीडीपी और जनसेना ने हाथ मिला लिया तो राज्य में वाईएसआरसीपी डूब जाएगी। गौरतलब है कि 14 सितंबर को पवन कल्याण ने राजमुंद्री सेंट्रल जेल में टीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी, जहां कौशल विकास घोटाले में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उन्हें रखा गया है। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने 18 जुलाई को दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में भी हिस्सा लिया था और बैठक के बाद कहा था कि उनकी पार्टी पीएम मोदी के दृष्टिकोण का समर्थन करेगी। लेकिन अब पवन कल्याण ने फैसला किया है कि उनकी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव 2019 में पवन कल्याण की जनसेना ने 5.6% वोट शेयर के साथ सिर्फ एक सीट जीती थी, जबकि टीडीपी ने 39.7% वोट शेयर के साथ 23 सीटें जीती थी। वाईएसआरसीपी ने 50.6% वोट शेयर के साथ 151 सीटों पर जीत हासिल की। इस बीच टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू अभी भी न्यायिक हिरासत में है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख को करोड़ों रुपए के कौशल विकास घोटाला मामले में आपराधिक जांच विभाग यानी कि सीआईडी ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। और बुलेटिन के आखिर में बात विधानसभा चुनावों की। चुनाव आयोग की टीम का आज तेलंगाना दौरा भी पूरा हो गया। आयोग की टीम 3 अक्टूबर को 3 दिन के दौरे पर हैदराबाद पहुंची थी और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। तेलंगाना से पहले आयोग के दल ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। अब आयोग कभी भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर सकता है, लेकिन इससे पहले हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो कहा उससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 17 सदस्यों वाली टीम 3 अक्टूबर से 3 दिन के लिए तेलंगाना दौरे पर थी और अंतिम दिन गुरुवार को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठा दिए हैं। केंद्रीय राज्य सरकार के अलावा ईडी के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की और साफ कर दिया कि निष्पक्ष चुनाव उनकी पहली प्राथमिकता है। सीसी ने इस दौरान ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में मनी पावर हमारे रडार पर रहेगा। ईडी को इस मामले में निष्पक्ष रहते हुए कार्रवाई करनी होगी। अगर वे कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम उनसे चुनाव में धन बल का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई कराएंगे। दरअसल विपक्षी दलों का आरोप रहा है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ बीजेपी विरोधी दलों के खिलाफ होती है। बीजेपी चुनावों में जमकर धन बल का इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में सीसी की टिप्पणी को बेहद अहम माना जा रहा है। राजीव कुमार ने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान अकेले तेलंगाना में ही 148 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इसमें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर 35 चेक पोस्ट, तेलंगाना कर्नाटक बॉर्डर पर 26 चेक पोस्ट, तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर पर 24 चेक पोस्ट और तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर 4 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इस दौरान हर तरह के ऑनलाइन लेन देन पर भी नजर